दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर आपके बीच में उन समाचार विश्लेषण को लेकर के आया हूं जो निश्चित रूप से लाखों परिवार के लिए कटाजुज्ज का वक्त बीत रहा है। यानी कि एक लंबी लड़ाई के बाद भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि उनके परिवार में खुशी लौटेगी कि नहीं। दोस्तों, ये मसला हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट यूपी का है, जहां लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, जहां विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश किसी न किसी रूप में चर्चा का विषय बन जाता है। सरकार, संगठन और लॉ एंड ऑर्डर, ये एक ऐसा मुद्दा है कि कोई ना कोई उबाल मार देता है। लंबे समय से शिक्षकों को लेकर के तमाम तरह के वादे प्रतिवादे, उनके खिलाफ नए नए कानून का कोई ना कोई माहौल ऐसा बन रहा है जिससे कि शिक्षक परेशान हैं। एक ऐसा ही मामला था जहां की 19,000 आरक्षण के घोटाले का नाम दिया गया, सीटों में गड़बड़ी का मामला दिया गया और माननीय कोर्ट में इस केस को पेश किया गया था। उसका जो फैसला आया है वो हाहाकार मच रहा है, कहीं खुशी कहीं गम। कोर्ट के फैसले में हमेशा ही होता है कि खुशी गम दोनों का माहौल होता है, सिर्फ खुशी का माहौल नहीं होता है। अगर एक तरफ खुशी है तो गम भी है। दोस्तों, इस पूरे विस्तृत रूप से हम आपके बीच में आएंगे डिटेल्स में बताने के लिए। उसके पहले एक छोटा सा निवेदन जो हमेशा रोज करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक आपके दिल्ली सहारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, अपना प्यार आशीर्वाद हमें देते रहें। दोस्तों, एक बात और, स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए, उसकी मजबूती के लिए हमें आपका सहयोग आवश्यक है। तो जो लोग आर्थिक रूप से मदद करना चाहें वो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हैं, वो मदद कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस पूरे समाचार के अंतः विश्लेषण की तरफ। देखिए, ये जो पूरा मामला है शिक्षकों की 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर जो माननीय हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, इससे राजनीतिक माहौल ही बहुत गर्म हो गया है। अपने ही अपने को दोषी ठहराने पर लगे हैं, या ये कहिए कि लोहा गर्म है, वार करने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो एक्शन है वो दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली कई बार हो चुका है, लेकिन योगी सरकार के खिलाफ वो कुछ अभी तक नहीं कर पाए। मौका मिला तो कुछ ना कुछ दिखाएंगे ही। 10 विधानसभा का उपचुनाव भी है, माहौल वैसे भी गर्म है। इस मामले को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि 69,000 जो शिक्षकों की भर्ती का मसला है, उस पर हम सीधी वो रिपोर्ट आपको देते हैं जो कोर्ट ने क्या कहा है। उसके ऊपर फिर हम आपको बताएंगे कि इस रिपोर्ट के बाद अब क्या कहते हैं। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, खंडपीठ है, उसने सहायक शिक्षक भर्ती, जो सहायक शिक्षक भर्ती थी 2019 में, चयनित 69,000 अभ्यर्थियों की सूची को रद्द कर दिया। सीधे बवाल मचना ही था, रद्द तो कर दिया और नई सूची बनाने का तुरंत निर्देश दिया है। आदेश में यह भी निर्देशित किया गया है कि 3 महीने के अंदर नई सूची जारी कर दी जाए। आदेश में यह भी किया गया है कि नई सूची तो आप बनाइए, लेकिन वर्तमान समय में जो कार्य शिक्षक हैं उनको कोई अगर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तो मौजूदा सत्र का लाभ उन्हें दिया जाना चाहिए। इसका क्या मतलब थोड़ा समझना पड़ेगा। ये जो कोर्ट का आदेश है ताकि छात्रों की पढ़ाई से उनको वंचित ना होना पड़े। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग की 6800 अभ्यर्थियों की जो सूची थी उसको खारिज करते हुए जो एकल कोर्ट, मतलब पहले जो सिंगल बेंच का फैसला था, उसको बरकरार रखा है। अब गौरतलब है कि 69,000 अभ्यर्थियों की सूची 1 जून 2020 को जारी हुई थी, जबकि 7800 की सूची 5 जनवरी 2022 को जारी हुई थी, यानी 2022 को। यह निर्णय न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ब्रिजा सिंह की 2 सदस्यीय पीठ ने महनपाल व अन्य सिंगल जो बेंच के आदेश के खिलाफ
दाखिल 90 विशेष जो क्या नाम है 90 विशेष अपील थी उनको एक साथ निस्तारित करते हुए ये फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए, उसको माना नहीं है, संशोधित करते हुए, बात को समझिएगा, यह भी निर्णय दिया है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के जो अभ्यर्थियों को समान श्रेणी में माइग्रेट किया जाना चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, सरकार को 3 महीने का टाइम दे दिया। अब देखिए इसमें 2 तरह की चीजें हो रही हैं। ये जो मामला है ये अखिलेश की सरकार से शुरू हुआ था, शिक्षा मित्रों को जब उन्होंने सहायक शिक्षक के रूप में भर्ती दी थी। अब सवाल इस बात का है कि ये एक बहुत ही, ये कहा गया था कि जो बैकवर्ड, खासतौर से जो 27% का रिजर्वेशन है और जो पूरी सूची बनाई गई थी योगी सरकार के टाइम में, तो इन सूचियों के अंदर काफ़ी आरक्षण के मापदंड को सही ढंग से नहीं अपनाया गया था और लगभग 19,000 सीटों का गड़बड़ी या घपला जो भी कहें करने का आरोप लगाया था। उसके बाद कोर्ट में ये गए थे। तो सवाल इस बात का है कि एक तरह से अगर देखा जाए तो मौजूदा सरकार के लिए ये एक असमंजस की स्थिति है। लेकिन देखिए जब भी कोई फैसले होते हैं तो फैसला कैबिनेट का होता है। कैबिनेट पे अगर मुख्यमंत्री होता है तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी होता है और सारे मंत्री होते हैं। देखिए इस फैसले के बाद अपनी पुरानी दोस्ती निभाते हुए, दोस्ती कहेंगे, परम आदरणीय डिप्टी सीएम साहब जो पिछले काफी लंबे समय से कवायद कर रहे हैं योगी सरकार के खिलाफ, तमाम मंचों पर, तमाम नजर आ रहा है, दिल्ली से लखनऊ तक की यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने इसे खुशी जाहिर की है। इस फैसले पर किसके फैसले पे खुशी जाहिर की? जो आपने फैसला लिया कैबिनेट का, उसके खिलाफ निर्णय हुआ, उस पर खुशी जाहिर की, या ये योगी सरकार के खिलाफ फैसला हुआ, इसके खिलाफ की? अब सवाल है कि बैकवर्ड तो पहले भी थे, वंचित पहले भी थे। जब आप कोर्ट में, जब ये निर्णय लिया जा रहा था उस टाइम आप कहां थे? इतने साल से आप क्या कर रहे थे? एकाएक आज आपको ये नजर आने लगा कि इससे जो पिछड़े वर्ग के पात्रों की एक बहुत बड़ी जीत है। तो अगर पिछड़े वर्ग, बैकवर्ड वोट, ठीक है, बैकवर्ड वोट आपके बहुत मायने रखते हैं, आप उसकी राजनीति कर रहे हैं, बैकवर्ड वोट की अगर इतनी ही चिंता थी आपको, या उनके पात्रों की इतनी चिंता थी, तो आज सरकार को 7 साल हो गए, आप क्या कर रहे थे? जब आपका योगी जी से द्वंद्व चलने लगा तब आपको पात्रों की जीत नजर आ गई। ऐसा क्यों? आज सरकार के फैसले पे सरकार के अंदर से जब सवाल उठने लगते हैं तो संदेह होना लाजमी है। अनुप्रिया पटेल जो कि खुद इस सरकार की सहयोगी हैं और उनके पति मोदी योगी सरकार के कैबिनेट में हैं, अनुप्रिया पटेल खुद मोदी सरकार की कैबिनेट में हैं, वो कह रही है ये वंचितों की जीत है। कौन से वंचित? जिनको सरकार ने वंचित कर दिया था, या जिनको कोर्ट ने वंचितों को न्याय दे दिया है? फैसला आप करिए। अगर सरकार ने वंचितों को न्याय नहीं दिया तो आप क्या कर रही थी? और न्याय दिया था तो आज ये आप क्यों कह रहे हैं कि कोर्ट का निर्णय सराहनीय है? कोर्ट का निर्णय तो सबको सर माथे पे लेना ही होगा, लेकिन 2 नावों पे सवारी कैसे हो सकती है? अब ऐसे लोग सरकार के साथ की मलाई भी खाना चाहते हैं, और जब ऐसे कोई फैसले होते हैं तो सरकार की खिलाफत भी दबे पांव से करना चाहते हैं, दबी जुबान से करना चाहते हैं। और याद रखिए, जब जब 2 नाव की सवारी होती है तो हर्ष क्या होता है सबको पता है। उसी नाव पे बैठ के मौर्य जी, अनुप्रिया पटेल और तीसरे एक और, खैर वो जो जिन नेता का हम नाम लेने जा रहे हैं, उनका अपना कोई सिद्धांत नहीं, कोई वजूद नहीं है। वो तो ऐसी पार्टी का नेता है
जिसको पता ही नहीं है कि अगर आज हमको कल गाली देनी है तो कल गाली खानी है। कभी वो भाजपा को गाली देता है तो सपा में जाता है, सपा को गाली देता है तो भाजपा में जाता है। ये उनके राजनीतिक चरित्र है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग उसको अपने सरमा हाथों को लेते, जबकि वो गालियाँ खा चुके हैं और आगे उनको खानी चाहिए, क्योंकि कल वो फिर पार्टी छोड़ जा सकता है। उनका ही चरित्र है। नाम है सुहेल राजभर। अब वो क्या कहते हैं कि मैं सीएम साहब से मिला, 4 बार मिला और उन्होंने माना कि अफसरों की बहुत बड़ी भूल थी। अगर ये बयान सही है और योगी साहब इस बात को मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी भूल थी, तो भूल तो सुधारी जा सकती थी। सरकार ने ऐसा क्या कदम उठाया? इतना बड़ा बॉन्डर, आप 70,000 का मतलब समझते हैं? 70,000 अभ्यर्थियों का मतलब हुआ 70,000 नौकरी की बात है, यानी कि कम से कम लाखों लाख परिवार इससे कहीं ना कहीं ग्रसित है। सरकारी नौकरी कहां मिल रही है? और आज इस हालात को देखिए, या तो वैकेंसी निकलती नहीं, वैकेंसी निकलती है तो पेपर जो है लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम नहीं होता, एग्जाम नहीं होता तो बच्चे फिर उसी जगह खड़े हो जाते हैं जहां से वो शुरुआत किए थे। यानी कि नौकरी ना मिलेगी, मिलने की आहट आ गई तो भी नौकरी खत्म हो जाएगी। अब सवाल इस बात का है कि इन शिक्षा मित्रों ने या इन एजुकेशन के जो भी अभ्यर्थी थे, चाहे वो लाखों लाख हों, दसियों लाख से ऊपर लोगों ने एग्जाम दिया, मेहनत की, चीजें की, रिजल्ट क्या आया? अगर ये अभ्यर्थी का जो फैसला आया है माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का, तो जो लोग, जिन लोगों को आज फायदा होने जा रहा है, तो जो आज की डेट में इनको स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनकी नौकरी का क्या होगा? अब वो जॉबलेस होंगे, सरकार उनको कहां समायोजित करेगी? वैसे सुनने में आया है कि आज योगी जी कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, बेसिक शिक्षा या तमाम जो उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी हैं, कि इनको समायोजित करने के लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन उसके अंदर डिप्टी सीएम नहीं होंगे। आज ऐसी कोई बैठक होने जा रही, अहम बैठक, क्योंकि योगी जी भी जानते हैं कि मसला बहुत बड़ा है और यूपी लगातार कहीं ना कहीं इनके निशाने पर है। और यूपी के अंदर अगर ऐसी हरकतें होंगी तो निश्चित रूप से सरकार की साख पे बट्टा लगना लाजमी है। ये ज़रूर है कि सरकार के अंदर बैठे लोग ही सरकार के साख पे बट्टा लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये योगी सरकार की भूल भी है और भूल को सुधारा जाना चाहिए था, उसमें भी देरी हुई। अब सवाल इस बात का है कि चाहे वो राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो या केशव मौर्य हो, इस सरकार में रह करके भी सरकार के विरोधी बने हुए हैं। तो सरकार के अंदर और जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अब देखिए, यहां पर मसला सिर्फ ये नहीं है, जो जीतेगा वो सिकंदर, जो हारा वो सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं कि मसला खत्म होने वाला है सॉरी, ऐसा नहीं कि मसला खत्म हो गया। अगर माननीय हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है तो ये फैसला जिनके फेवर में आया वो तो आज खुश है, लेकिन जिनके खिलाफ आया वो क्या लखनऊ बैठा रहेगा? नहीं, वो दिल्ली की उसकी रवानगी होगी, यानी मामला और उलझेगा। तो जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी असमंजस है और जिनके फेवर में फैसला आया है उनके लिए भी असमंजस है। आखिर ये उत्तर प्रदेश असमंजस की राजनीति में कब तक इन युवाओं को, इन बच्चों को फंसाए रखेगा? अगर एग्जाम नहीं होंगे, पेपर लीक होंगे, नौकरियां नहीं मिलेंगी, ये कोर्ट के दरवाजे ही खटखटाते रहेंगे, तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? या तो सरकार कह दे कि हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, मोदी जी का वादा झूठा है, आप वोट कैसे मांगने जाते हो? अभी 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, क्या मुंह दिखाओगे जाकर के? कुछ तो बोलना पड़ेगा। सिर्फ किसी एक पार्टी को गुंडा और बदमाश कहकर क्या वोट नहीं ले सकते? अब आप 7 साल से सत्ता में बैठे हो,
11 साल लगभग से 11वें साल में दिल्ली की सत्ता में बैठे हो, जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। बेरोजगारी सबसे अहम मुद्दा है, महंगाई सबसे अहम मुद्दा है, उससे आप भाग नहीं सकते और आप भागे हो, इसीलिए लोकसभा के चुनाव का ये रिजल्ट है। अगर इस फैसले पर, इस चीज़ पर इमीडिएट फैसला सरकार ने नहीं लिया तो निश्चित रूप से ये जो माननीय हाईकोर्ट का निर्णय है, इससे निश्चित रूप से सरकार की साख पे बट्टा ही नहीं लगेगा, लोगों का विश्वास टूट जाएगा। क्योंकि अब ये फैसले की घड़ी है, ये फैसला लेना पड़ेगा और इस चीज को खत्म करना होगा। बेरोजगारी जैसे ये आस्तीन के सांप को कुचलना पड़ेगा। इन बच्चों को बताना पड़ेगा कि रोजगार कैसे मिलेगा और कैसे हम रोजगार देंगे। अगर रोजगार नहीं दे सकते आप, महंगाई नहीं कम कर सकते आप, तो सरकार में बैठने कहा कि आप मौर्य जी आपस में लड़ाई करते रहे, द्वंद्व युद्ध करते रहे, कुछ भी करिए, वो मुख्यमंत्री बने, कोई दूसरा डिप्टी सीएम बने, से फर्क नहीं पड़ता जनता को। जनता को फर्क ये पड़ता है कि उसको 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, उस गरीब को अपना मकान की झोपड़ी कैसे मिलेगी, उसका जवाब सरकार के पास नहीं है। स्कीमें रोज अनाउंस होती हैं 15 अगस्त से लेकर, चाहे लाल किले प्राचीर हो या लखनऊ हो, लेकिन वो आम जनमानस, जो गरीब व्यक्ति है, जो मजदूर है, जो किसान है, जो वंचित है, उसको इसका फायदा कब मिलेगा। सबसे बुरी मार तो मध्यम श्रेणी को है, वो ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है और फिर भी सरकार के साथ खड़ा रहता है। ये राजनीति की लड़ाई तो चलती रहेगी, राजनीतिक द्वंद्व चलता रहेगा, इससे होगा क्या। ये राजनीतिक लोग तो अपनी लड़ाई अपने फायदे की सब कुछ करते रहेंगे। अनुप्रिया पटेल दिल्ली में मंत्री बनी, लाल बत्ती में घूमती रहेंगी, लखनऊ में अपने पति को लाल बत्ती दे के बैठी, उनकी राजनीति चल रही है। जब योगी जी से फायदा लेना हो तो योगी जी के फेवर में स्टेटमेंट आएगा, जब योगी जी के खिलाफत होगी तो उनके खिलाफ चला जाएगा। लाल बत्ती दोनों जगह चल रही है, इनकी लाल बत्तियां चलती रहेंगी, लेकिन जो आम आदमी की ज़िंदगी में लाल बत्ती जल रही है ना, उसका निराकरण करना बहुत ज़रूरी है, वरना सरकार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये खेल बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। जैसे योगी जी को इस पर जल्दी से जल्दी अहम फैसले लेने होंगे। जिन लोगों के पक्ष में फैसला आया है उनको रोज़गार देना लाजमी है, लेकिन जो लोग पहले से वहाँ काम कर रहे हैं उनको भी सरकार से बाहर करना, काम से बाहर करना, बेरोजगार दोबारा करना, ये न्याय नहीं होगा। उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दोस्तों, ये तो एक कोर्ट का निर्णय था जो हमें आपके बीच में रखना था। इसके साथ एक और बड़ी खबर हमारे साथ जुड़ी हुई है, वो है देश की बेटी के प्रति। हम बंगाल की बेटी की बात नहीं कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसके दर्द को पूरा हिंदुस्तान आज महसूस कर रहा है, लेकिन ये देश की राजनीति है कि हम कब किस स्टेट के अंदर होने वाले वाक़यात को प्रेफरेंस देते हैं और कब दूसरे राज्यों की चीज़ को दबा देते हैं। वो मसला बंगाल का हो या कहीं का भी हो, ये ऐसे कृत्य हैं जिनको कुचलने की ज़रूरत है, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाता है। आज बंगाल है, कल राजस्थान होगा, परसों कोई और प्रदेश होगा। ये रुकने वाला नहीं है, ये निर्भया का दौर चलता रहता है। सरकार क्यों नाकाम होती है, ये शायद हम लोग खुद भी नहीं समझ पाते हैं। अब जिस राष्ट्र की बेटी की बात हम करने जा रहे हैं उसका नाम है विनेश फोगाट। जी हाँ दोस्तों, विनेश फोगाट, उसकी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है पूरा हिंदुस्तान जानता है और पूरा हिंदुस्तान स्तब्ध है। सरकार भी कहती है हमने कोशिश की। आज वो बेटी जब हिंदुस्तान में उसके कदम पड़े हैं तो लाखों लाख जनता उसको हाथों हाथ ले रही है। उसको गोल्ड से वंचित भले ही कर दिया गया हो, लेकिन लोगों के जहन में उसने स्वर्ण जीता है, गोल्डन गर्ल्स कहलाई है। और आज यही हालत थी, दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर हरियाणा के उसके गांव तक हजारों की भीड़ उसके साथ गई और उस अपनी बेटी को हाथों हाथ ले लिया। और ये एक सुखद पल है। उसके साथ 50 ग्राम 100 ग्राम का जो भी इंसिडेंट हुआ हो, ये हिंदुस्तान नहीं जानता। हिंदुस्तान ये जानता है कि सिल्वर मेडल उसका पक्का था, गोल्ड मेडल वो जीत सकती थी, लेकिन उसको उससे वंचित कर दिया गया। वो लड़ाई कोई भी हो,
आप जानते हैं पहलवान उस लड़ाई ने उसे जंतर मंतर पे भी लड़ाई लड़ी है और उसने जाके प्रेस में भी लड़ाई लड़ी है। जंतर मंतर की लड़ाई उसने भावनाओं से जीती है, लोगों के दिल को जीता है, और पेरिस की लड़ाई को उसको 50 ग्राम और 100 ग्राम से वंचित कर दिया गया। देखिए उस बेटी को सलाम है, उस राष्ट्र की बेटी, उम्मीद की जाती है कि वो संन्यास ना लेकर दोबारा जंग के मैदान में कूदे और फिर अगले ओलंपिक में गोल्ड लेकर के आए और उनको सबक सिखाए। जो लोग ये मैसेज देना चाहते हैं, विनेश फोगाट किसी मजबूरी का नाम नहीं है, वो राष्ट्र की बेटी है, देश की बेटी है, और उसके अंदर वो जज्बा है कि तमाम लोगों को कुचल करके आगे बढ़ सकती है, उनके दूसरों के गलत मंसूबों को कुचल सकती है और देश और राष्ट्र को एक दोबारा स्वर्ण दिला सकती है। दोस्तों, आज का हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और फिर एक बात निवेदन आपसे, स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए अगर आप कोई मदद करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं, आप कर सकते हैं। मैं हूँ सत्येंद्र श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद रहूँगा। नमस्कार।